नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969706008907523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं इसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है गवर्नमेंट की जो लीडिंग वेबसाइट से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वहां से फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखिए और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट अगर कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल में उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही इंस्टा का पेज भी हमारा फॉलो कर ले। पीडीएफ के लिए जो फ्री पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बनाए रखिए। यही तो हमारी पूरी टीम के लिए मोटिवेशन है। आज की जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले हम मानगढ़ हिल रॉक को देखने जा रहे हैं, जो आपका मानगढ़ पहाड़ी से रिलेटेड है। ये जो आपका भील ट्राइब है उनके योगदान से रिलेटेड है, ठीक है। उनको उनके मतलब उनको याद करने के लिए, उनके योगदान के लिए, उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस साहस का परिचय दिया उसके बारे में है। तो आर्ट एंड कल्चर में रख सकते हैं आप इसको। हिस्ट्री का पार्ट है आपका जीएस पेपर 1 में, इसको देखेंगे, कंटेक्चुअल पार्ट है बिल्कुल। और राजस्थान के रिलेटेड आपको समझ में आ ही रहा होगा, भील शब्द का मतलब आप लोगों को पता होगा, है ना। जो आपका बो शब्द धनुष से बना हुआ है, बोलते हैं कि धनुष चलाने में जो है ये जो है पुश्तैनी तरीके से बोलते हैं, इंटरजेनरेशनल इनमें जो है स्किल पाई जाती है। तो ये देखेंगे हम लोग। इसके बाद दूसरा जो है तिहान से रिलेटेड है, ये आपका TIHAN, ठीक है, इसको भी देखेंगे हम लोग। न्यू डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आप थर्ड पेपर में भी रख सकते हैं इसको। और तीसरा जो आपका यहाँ पर लिखा गया है, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना, ये सेकंड पेपर का पार्ट है। उसके बाद भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम देखेंगे हम लोग, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। थर्ड पेपर में इसको रख सकते हैं, जो आपका 4 नंबर का टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला जो हमारा आज का आर्टिकल है उसको डिटेल में देखेंगे। तो सीधी बात ये है कि ये क्यों जो है न्यूज में है। तो अभी जो हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है उन्होंने सबमिट की है एक रिपोर्ट और डिक्लेयर किया है कि जो मानगढ़ हमारी पहाड़ी है उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाए। उसी से संदर्भित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब ये कहां पर है ये जानने की आवश्यकता है हमको। तो राजस्थान में है, ठीक है। और जो हमारे 1500 भील ट्राइब्स के लोग थे जिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सम्मान में इस तरीके की जो है पहल की गई है। अब ये जो पहाड़ी है वो कहां पर है, तो सिचुएटेड है कहां पर, जो आपका गुजरात और राजस्थान वाला पार्ट है, ठीक है, और उसके बॉर्डर पे है ना। यहाँ पर जो है 1913 में 1500 से अधिक जो हमारे भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नरसंहार हुआ है। और इसका भी कंपैरिजन वैसे ही होता है कि जलियांवाला बाग जो आपका हत्याकांड मैसकारे हुआ था उसी से इसको भी जो है कनेक्ट करके देखते हैं कि ये भी जो है उसी तरीके की एक घटना है। जैसे एमपी में छतरपुर के पास एक चरण पादुका नरसंहार बोला जाता है। तो इस तरीके की बहुत सी घटनाएं जो है उस दौरान हो रही थी। तो इनके योगदान को याद करने के लिए जो है ना, उनको जो है सम्मान देने के लिए इस तरीके की जो है हम लोग क्या लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। इसीलिए इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की बात की जा रही है, ठीक है। अब इनके जो मेन लीडर थे, जो सोशल रिफॉर्मर भी थे, आपके स्पिरिचुअल लीडर भी थे, उनका नाम गोविंद गुरु है। इनका नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने 1913 में जो मानगढ़ नरसंहार हुआ उसके बाद सबसे पहले आदिवासियों के लिए पृथक राज्य बनाने की, मतलब उन्होंने बोला कि भैया इनके लिए आप अलग राज्य बनाइए, है ना, इनके हितों के संरक्षण के लिए। तो अलग राज्य की मांग इन्होंने उठाई थी। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है इसकी तुलना की जाती है जलियांवाला बाग से, ठीक है। और यहाँ पर जो है भील ट्राइब के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है।
है ना, ट्राइब्स के बारे में कोई भी चर्चा आती है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा कि इनके संदर्भ में जो आपके बेरियर एल्विन है ना, जो आपका नाम एक गुट निरपेक्ष नीति इनके लिए भी है। ठीक है, तो ये सब जो है ये क्या है, कब लाया गया, है ना, सैलेड बाउंड प्रिंसिपल क्या है, कई बार मैंने डिक्टेट भी किया है आप लोगों को। तो ये जो है, और ट्राइब से रिलेटेड हमारे संविधान में इनके वेलफेयर से रिलेटेड कौन से स्पेसिफिक आर्टिकल है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब ये जो वर्ड आया भील, ये आया है भील वर्ड से, है ना, द्रविडियन लैंग्वेज में इसका अर्थ जो होता है द्रविड़ भाषा में वो धनुष होता है। ठीक है, भील जनजाति को भारत का धनुष पुरुष भी बोला जाता है, क्योंकि इस जनजाति से संदर्भित जो लोग हैं वो आपके धनुर्विद्या कौशल में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप है आपके ट्राइबल्स, ये इंडिया में कई जगह जो है आपके पाए जाते हैं, पूरे भारत में आप देखेंगे तो गुजरात से लेकर जो आपका सुदूर पूर्व नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट त्रिपुरा है वहां तक ही आपके विस्तारित है। इनकी अपनी एक जो है समृद्ध और अनूठी संस्कृति है। ठीक है ना, और इसके बाद जो इनका ट्रेडिशनल फोक है, घूमर डांस है। ठीक है ना, घूमर का मतलब ही जो है उसको सिंबल माना जाता है फेमिनिटी का। कहने का मतलब ये कि यहाँ से ये एक तरीके के इस डांस से युवतियों की ये घोषणा होती है कि अब वो महिला बनने की ओर उन्मुख है। ठीक है, इसके बाद जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो कल्चर के अंतर्गत आएगा। ये अथॉरिटी जो एस्टैब्लिश किया गया था किन प्रोविजंस के अंतर्गत, तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स AMASR, जिसको अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 बोलते हैं। ठीक है, तो कैसी ये आपकी बॉडी होगी, किसके अंतर्गत, तो एक एक्ट के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, अब ये करती क्या होगी, तो भैया ये लोगों से सहयोग समन्वय स्थापित करती है, उनसे चर्चा करती है ना, कि किस तरीके से जो है इसको विशिष्ट कार्य सौंपे जाएं, जिससे ये जो हमारे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, जो हमारी संस्कृति का संरक्षण, उसको ये कैसे कंजर्व करे, उसको वो कैसे उन साइट्स को जो है अच्छे से उनकी देखभाल करके उनको क्या करे, उनका देखभाल करे, उनको संरक्षित करे। ठीक है ना, ये जो है इनका काम है। मतलब जो ऐसी साइट्स हैं, जो आपके ऐसे स्मारक है, उनके संरक्षण का विशिष्ट कार्य इनको दिया गया है। ठीक है, और इनका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नॉर्मल सा टॉपिक था, इसको बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल कंटेक्चुअल है। 2-4 टॉपिक्स में जैसे 2-4 पॉइंट पे, बुलेट पॉइंट पे इसके नोट्स आप बना सकते हैं। इसके बाद टीहान की बात करेंगे, TIHAN जो है आपका, हाल ही में जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने IIT जो हैदराबाद का आपका परिसर है ना, जो उसका कैंपस है IIT हैदराबाद का, वहां पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है ना, तो जो ऑटोनॉमस नेविगेशन की फैसिलिटी है, जो अभी पूरे विश्व में भी जो है अप टू द मार्क लेवल पे अवेलेबल नहीं है, तो उस तरीके की उस तरीके का हब बनाने से हमारे यहाँ क्या होगा, हमको सुविधा होगी। किसके लिए, स्वायत्त नेविगेशन के लिए। ठीक है ना, तो भारत में जो आपके फैसिलिटी है किसके लिए, ऑटोनॉमस व्हीकल परफॉर्मेंस के लिए, है ना, तो अभी तक कोई फैसिलिटी उसके लिए उपलब्ध नहीं है। तो जब हम इसको बना देंगे तो जो स्वायत्त वाहन है उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी कार्यकुशलता का आकलन कर सकेंगे हम। उसी लिए जो है इस तरीके का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इस तरीके की कोई सुविधा भारत पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, अब आप रियल टाइम में, आप रियल लाइफ में देखिए, अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें, है ना, तो उसमें भी ऑटोमेशन का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि नहीं। तो जो अनमैन्ड और कनेक्टेड व्हीकल्स है ना, उनकी फंक्शनिंग को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए, है ना, इस संदर्भ में ये अपनी तरीके का एक अनूठी पहल है। ठीक है, उसी के लिए ये एक आपका ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। अभी वर्ल्ड के स्तर पे, वैश्विक स्तर पे भी देखें तो इस तरीके की सुविधाएं नहीं उपलब्ध है ना, अप टू द मार्क लेवल पे, जो हम जितनी हमको आवश्यकता है। तो इसीलिए जो है, जो ऑटोनॉमस आपका नेविगेशन है, उसकी टेस्टिंग के लिए जो है यहाँ पर TIHAN का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया, ये याद रखिएगा, किस लिए किया गया। ऑटोनॉमस जो नेविगेशन, जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल वगैरह देखते होंगे आप लोग, है ना, ड्रोन वगैरह की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, अब ये मानव रहित अपनी तरीके का, इस तरीके का पहला और अनूठी पहल है, फ्यूचरिस्टिक है ना, दूरगामी इसके प्रभाव होंगे। ठीक, ये डेवलप कर सकेगा जो अनमैन्ड हमारे व्हीकल है, उसके लिए अनमैन्ड ग्राउंड एरियल जो आपके व्हीकल्स है उनके लिए। ठीक है ना, वो वही चीज है, रेपिटेशन है लिखने का, बस आप यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स को उनको जोड़ के लिखा गया है। ठीक है ना, अब ये जो पहल है इसके लिए बजट वगैरह की बात किया जाए
तो 130 करोड़ के बजट की बात की गई है। इसको केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा फंडिंग दिया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो सीधी बात है कि नेक्स्ट जनरेशन की जो स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमको जो है एक वैश्विक स्तर का सेवा प्रदाता बनना है, ठीक है ना। अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी इनिशिएटिव है, इसमें मेक इन इंडिया के अंतर्गत, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत और सशक्त होगा, एक तरीके से समझ रहे हैं। और इसमें भारत जो है वैश्विक स्तर पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में भी वो आपका फ्यूचरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन जो स्मार्ट मोबिलिटी टेक्नोलॉजी है इसके हम एक्सपोर्टर सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है हमको वैश्विक बाजार में प्रवेश का मौका मिलेगा, वहां से हम अर्निंग कर सकेंगे। वो सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीके का अपनी तरीके का यूनिक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है ना। और इसमें जो है समन्वय भी होगा एकेडमिशियंस के बीच में भी, इंडस्ट्री और जो R&D करने वाले लोग हैं, है ना, उनको जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो लोग विद्यमान है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, है ना, संवाद होगा। तो उससे और नई चीजें जो है निकल के आएंगी और इससे भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकता है। किस फील्ड में? तो ऑटोमेशन, जो आपका ऑटोनॉमस, जो आपका क्या है, नेविगेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। जो भी टेक्नोलॉजी साइंस टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ज्यादा हमको एनालिसिस नहीं करना होता, सिर्फ कंटेक्चुअल चीजें लिखना होता है और उसका एक ह्यूमैनिटी में ग्राउंड देके कि इसका क्या यूज हो सकता है उसको देके हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसमें जी जो है आप 4-5 बुलेट पॉइंट्स में अपने नोट्स बना सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि अर्बनाइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कहने का मतलब अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है, भीड़ प्रबंधन की आवश्यकता है, यातायात प्रबंधन की आवश्यकता। हमारे यहाँ बहुत सारी नेशनल लेवल पे बहुत सारी मृत्यु होती है एक्सीडेंट में भारत में, ठीक है ना, और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जो है आपके एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर हाईलाइट करना हमको सिग्निफिकेंस कि भैया ये जो न्यू इन्वेंटेड TIHAN है आपका, वो टेस्ट बेड है, ठीक है ना, नवीन प्रौद्योगिकी। तो इस प्रौद्योगिकी के महत्व पर हमको प्रकाश डालना है। अब यहाँ पर जो सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेशल असिस्टेंस है स्टेट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत। अब समझिएगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या? पूंजी निवेश, ठीक है ना। एक आप घर से निकले, आपने कुछ खा लिया, आपने कपड़े खरीद लिए, आपकी पूंजी नहीं है, लेकिन आपने FD करा ली, आपने कोई जमीन खरीद ली, वो क्या है? आपकी पूंजी। क्यों पूंजी किसको बोलते हैं? जिस चीज पर हमको आगे चलकर लाभ मिले, है ना, जो हमने कंज्यूम कर लिया गुड्स या सर्विसेज, वो क्या हो गया? वो हमारा पूंजी निवेश नहीं हुआ एक तरीके से, है ना, उस पर समझिएगा। तो उसी तरीके राज्यों के अंतर्गत भी पूंजी निवेश, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बनाना है, सड़क बनाना है, स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, ये सब क्या है? आपका पूंजी निवेश ये, ठीक है ना। अब 1930 में जब वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन हुआ अमेरिका में 1930 में, उसके बाद उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, रोड्स बनाई, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना पैसा जो है वहां पर लगाया। तो आज तक वहां जो है आप देखिए डेवलपमेंट अप टू द मार्क। हमारे यहाँ अभी ये चीजें हो रही हैं कंटिन्यूएशन में, है, क्योंकि तब हम कॉलोनी थे एक तरीके से ब्रिटिशर्स की, तो हम भी जो है उसी रास्ते में चल रहे हैं। उसी से संदर्भित है कि राज्यों के पास हमेशा आप देखेंगे कि एक प्रॉब्लम रहती है कि भैया हमको बजट हमारे लिए कम है, हमको जो है असिस्टेंस कम मिलता है, हमारे पास जो है फंडिंग नहीं है, तो हम किस तरीके से सोशल वेलफेयर का काम करें, हम किस तरीके से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, हम किस तरीके से फिजिकल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, भौतिक अवसंरचना, उसका विकास करें। उसी के लिए जो है ये प्रावधान किया गया है। अब वर्तमान में देखिए जो आपका चल रहा है, अभी जो हमारा करेंट जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो भी कैपिटल कार्य करना है, कैपिटल जो आपका वहां पर किसी भी तरीके का विकास करना, पूंजीगत कार्य करना, उसके लिए राज्यों को यहाँ पर 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये आपका इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। कैसा होगा? इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। तभी तो राज्य लेंगे, तभी तो वो आपके क्या होंगे? प्रोत्साहित होंगे। एक तरीके का इंसेंटिव है ये उनके लिए, है ना, क्योंकि वैसे भी कोविड के बाद सारे राज्य जूझ ही रहे हैं, पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है ना, इन सब चीजों में। अब समझिएगा कि ये जो आपका बजट स्पीच थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का 2022-23 में, उसके अंतर्गत इसका अनाउंसमेंट किया गया था कि भैया ये स्पेशल असिस्टेंस जो स्टेट के लिए होगा फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, उसका जो है वहीं पर उसकी चर्चा की गई थी, किसमें? बजट भाषण के अंतर्गत। अब इस स्कीम के अंतर्गत जो टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस जो असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वित्तीय सहायता की 1 लाख करोड़, ठीक है ना, दिया जाएगा स्टेट्स को 50 सालों में इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में। 50 सालों का जो ये आपका इंटरेस्ट फ्री लोन होगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा।
ठीक है। अब ये सब रटना नहीं है कितना है, एक राउंड फिगर में 1 लाख करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्रदान किया जाना है, 50% यहाँ पर होगा पूंजी निवेश परियोजनाओं के लिए, ये आपका वित्तीय की सहायता प्रदान की जा रही है ना। ये नॉर्मल सी चीज है। अब वही यहाँ पर रिपीटिशन कि 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण है, इतने रुपए का प्रावधान किया गया है ना। अब यहाँ पर जो है इसके जो भी आपका पूंजी निवेश यहाँ पर किया जाना है राज्यों के अंतर्गत, उसमें कौन कौन से घटक शामिल है ना। और जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है उसका भी यहाँ पर जो है दोहन किया जाएगा। इस आवंटन का जो उपयोग है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए भी किया जाएगा। मोबिलिटी वगैरह के संदर्भ में पढ़ा था हमने। अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो आपके प्राथमिकता वाले क्षेत्र जो हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली, उसके लिए भी ये एक तरीके से सप्लीमेंटल फंडिंग का काम करेगा। ठीक है ना। जो भी हमारी अर्थव्यवस्था में हम डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं, है ना, हम अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर रहे हैं, है ना, उसका क्या कर रहे हैं, डिजिटलीकरण कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में भी इसका उपयोग किया जाएगा। तो वो भी घटक शामिल है इसमें, डिजिटल पेमेंट वगैरह भी शामिल है इसमें। ठीक है ना। और अर्बन प्लानिंग वगैरह है, टाउन प्लानिंग स्कीम है इसमें। ठीक है ना। और ट्रांजिट ओरिएंट जो भी आपके डेवलपमेंट होंगे, मतलब पारगमन उन्मुख विकास, है ना। पारगमन मतलब आवागमन से रिलेटेड एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो जो भी आपकी ये तरीके होंगे, ये घटक होंगे, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। ये सब रटने की आवश्यकता नहीं है। 15th जो फाइनेंस कमीशन था हमारा, उसने रिकमेंडेशन दिए थे, उसी संदर्भ में यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस तरीके का जो है यहाँ पर इनिशिएटिव लिया है, घोषणा किया है कि 2022-23 में जो राज्यों का फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय जो घाटा है आपका, उसकी दर जो होगी, जो आपकी स्टेट की जीडीपी जिसको बोलते हैं हम, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसके 4% पर निर्धारित किया जाएगा। ये घाटे की बात करें तो ये बैठ जो है 4% तक इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है ना। अब ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन की भी बात की गई है ना। एक तरीके का इंसेंटिव है ये। किसको दिया जाएगा, उन स्टेट्स को जो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अब किसका डिसइन्वेस्ट करेंगे, जो राज्य की संपत्ति होगी, मतलब इसके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। तो अगर वो अपने एसेट को मोनेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी एसेट हो गई जो पब्लिक सेक्टर है, अब पब्लिक सेक्टर को वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसका डिसइन्वेस्टमेंट मतलब विनिवेश मतलब 100% शेयर अगर गवर्नमेंट के पास है तो उसमें से 30% शेयर जो है उसने दूसरों को जो है वो दे दिया है, किसको, प्राइवेट प्लेयर्स को। तो क्या हो गया, विनिवेश उसकी बात करें। ऐसी जो इनिशिएटिव्स लेने वाले आपके स्टेट्स होंगे उनको भी यहाँ पर इंसेंटिव वगैरह दिया जाएगा। इस तरीके का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा 5,000 करोड़ रुपए का। ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर इसका उपयोग किसके लिए किया जाएगा, तो ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा स्कीम है उसके अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके निष्पादन में भी इसका उपयोग किया जाएगा। अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए तो किया ही जाएगा इसका उपयोग। ये जो फंड है आपका, है ना, इसको याद रखेगा। अब याद रखेगा आपकी आर्टिकल 293 और सब क्लॉज 3। ठीक है ना। केंद्र राज्य संबंध जब हम पढ़ते हैं उसके बीच में जो आपके फाइनेंशियल रिलेशन है उससे ये आपका क्या है, रिलेटेड है। ठीक। 293 सब क्लॉज 3 है। तो इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है कि कोई भी राज्य अगर ऋणग्रस्त है, कोई भी राज्य सरकार अगर ऋणग्रस्त है तो अतिरिक्त ऋण लेने से पूर्व उसको केंद्र सरकार की आवश्यकता है अनुमति की। केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल। ठीक है। अब ये रीजन क्या है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, सीधी बात है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है। सीधा ये देश के आपकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, समृद्धि के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, सबके लिए ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये आपकी आर्थिक विकास की उच्च दर को भी क्या कर सकती है, उपलब्ध करा सकती है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए कि पूंजी निवेश के लिए जो राज्य को विशेष सहायता योजना दिया जा रहा है उसके मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालें और ये जो है इंगित करें, ये बताएं, हाईलाइट करें कि ये जो पूंजी निवेश है वो अर्थव्यवस्था के विकास में किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस ये बताना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दिखाइए तो सही, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग दिखाते नहीं है, उसको लिख के मैं डेली आप लोगों को क्या बोलता हूँ, इसके लिए आपके सामने में ये रोज बात करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये जरूर करें, है ना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल हमारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे मंत्री जी हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने के प्रस्ताव पर जो वहां पर असेसमेंट ये एक तरीके का प्रोग्राम है ना, तो वहां पर उन्होंने एक अधिसूचना को मंजूरी दी है। ये आपका न्यूज है। अब हमको ये देखना कि ये प्रोग्राम क्या है। तो ये प्रोग्राम क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। इसके अंतर्गत जो सेफ्टी के मेजरमेंट है, जो सेफ्टी के पैरामीटर्स है ना,
उसको लेकर बहुत सारे जो हमारे वाहन यहाँ पर उपलब्ध होते हैं उनमें हम स्टार रेटिंग करते हैं कि ये 1 स्टार है, 2 स्टार है, 5 स्टार रेटिंग है। तो 1 से लेके जो है 5 स्टार रेटिंग वगैरह प्रदान की जाती है। रेटिंग का सीधा संदर्भ किससे है? गुणवत्ता से है कि भैया सुरक्षा के लिए आप क्या मानक अपना रहे हो, उस संदर्भ में आपको यहाँ पर रैंकिंग वगैरह दी जाएगी। ठीक है ना, रैंकिंग वगैरह दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या क्या मापदंड इसमें शामिल होंगे, है ना, शामिल है। तो पहला एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, उनका क्या प्रोटेक्शन है, चाइल्ड के संदर्भ में भी वही सेम, और सेफ्टी असेस्ट आपकी टेक्नोलॉजीज आपने क्या अपनाया है ना, क्रैश टेस्ट वगैरह भी आप लोग देखते होंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया कि ये है क्या, तो कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल कीवर्ड है ये। अब ये क्या अलाउ करता है कस्टमर्स को कि भैया वो अपनी सुरक्षा वो कहां तक जो है यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, उनकी जो जीवन की सुरक्षा है वो, उसके लिए कंपनी ने इस व्हीकल के अंदर क्या आयामों को संपृक्त किया है, उसी के लिए गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, गुणवत्ता के बारे में कस्टमर्स को बताने के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए स्टार रेटिंग का उपयोग किया जाता है। उसी के संदर्भ में फिर कस्टमर बाय करते हैं कि भैया ये हमारे लिए ज्यादा सुरक्षित कार है, और उनको वहां पर वो विकल्प चुनने में सहूलियत हो जाती है, ईजी हो जाता है उनको। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं कार वगैरह के, उनके बीच में भी एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट होता है कि भैया वहां पर टाटा ज्यादा अच्छा काम कर रही है सेफ्टी मेजर में, तो मारुति भी करेगी, तो फॉक्सवैगन भी करेगी, तो है ना, ये सब चीजें हैं वहां पर, ये नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है क्रैश टेस्ट के बारे में लिखा गया। तो क्रैश टेस्ट क्यों होता है कि भैया अगर कोई गाड़ी गिर जाए तो देखते हैं कि कितनी शक्तिशाली है, उसमें क्या मतलब आपका एयर बैग खुल रहा है, आदमी की जान बच जाएगी कि नहीं बच जाएगी, तो उसके बारे में टक्कर का प्रभाव क्या होगा अगर एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना के बाद किस तरीके से कार के दरवाजे लॉक तो नहीं हो जाएंगे, उसके खुलने की संभावना क्या होगी, है ना। तो इन सब जो आपके पॉइंट्स हैं, ये सब जो आपके आयाम है, उनका विश्लेषण करने में सही सहूलियत होती है क्रैश टेस्ट से। ठीक है ना, क्रैश टेस्ट के माध्यम से 2 उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। पहली चीज तो ये कि यात्री की सुरक्षा क्या है, संरचनात्मक भी वहां पर जानकारी हो जाती है कि बॉडी कैसी है आपकी, जो आपकी कार की। ठीक है ना, यहाँ पर सीधी बात है। और इस तरीके से अगर हम डेवलप करेंगे क्वालिटीज को, तो जो हमारे यहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट भी कर सकेगी, उसकी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होगी अगर वो मेंटेन रहेगी, तो हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ पर लीडरशिप के तौर पे ऊपर उभर सकते हैं लीडर के रूप में। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। अब ये जो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, इसको जब अगर लागू किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो घरेलू हमारी परीक्षण एजेंसियां हैं, तो वो घरेलू रूप से जो निर्मित आपका M1 कैटेगरी के जो वाहन है ना, इस M1 कैटेगरी के जो वाहन का मतलब ये हो गया कि जहां पर ड्राइवर प्लस जो ड्राइवर की सीट होगी, उसके अलावा 8 से अधिक सीट जिस वाहनों में रहता है उसको M1 श्रेणी के वाहन बोलेंगे। ठीक है, और 3.50 टन से कम वजन वाले ये आपके यात्री वाहन है, तो उनकी टेस्टिंग वगैरह से भी जो है हमको क्या हो जाएगा, वहां पर सहूलियत हो जाएगी, हम उनको भी टेस्ट कर सकेंगे। चाहे अब ये आपके M1 श्रेणी के वाहन हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं, चाहे डोमेस्टिकली यहाँ पर बना रहे हैं, डोमेस्टिक जो है डायमेंशन में इसको बना रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी भी परीक्षण कर सकेंगे, नॉर्मल सा पॉइंटर रटने की जरूरत नहीं है। और अगर इसको स्वीकृति प्रदान की जाती है, अगर ये क्लियर हो जाता है, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा कब से, 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है ना, अब इसके मेरिट्स क्या होंगे भैया, सीधी बात है, ये प्रमोट करेगा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, जो आपके मानक हैं उनको सुनिश्चित करेगा, तो इससे एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह कम होगा। ठीक, अब ये जो ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, इसमें जो स्टैंडर्डाइज्ड पैरामीटर है, ठीक है, तो उससे जो आपके क्षेत्रीय संदर्भ में भी जो आपके असेसमेंट प्रोग्राम के लिए जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं, है ना, जो भी आपके रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें भी गुणवत्ता के आधार पर उन्नयन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो रीजनल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है उसमें यूनिक पैरामीटर्स को भी लिया जाता है ना। ठीक है, तो जैसे सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन और क्वालिटी के संदर्भ में सीधी बात है कि ये जो वैश्विक न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत स्टैंडर्ड बना के रखा, उन्होंने मानक बना के रखा, मानदंड बना के रखा हुआ है। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो असेसमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत पृथक, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर भी तो अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं, तो वहां पर भी यूनिक स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जाता है, ये विशेषताएं हैं। अब ये जो सड़क सुरक्षा पर जो अंतरराष्ट्रीय घोषणा है, ये याद रखिएगा, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन वगैरह 2015 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, 2010 में यूएनजीए जो है आपकी यूनाइटेड नेशन जो आपकी जनरल असेंबली, उसने अडॉप्ट किया था ग्लोबल प्लान
है ना, और डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011 टू 2020 को वहां पर प्रोजेक्ट किया था। इसके अंतर्गत ये जो टारगेट फिक्स किया गया था कि जो भी रोड एक्सीडेंट में फैटेलिटीज होती, जो दुर्घटनाएं होती, जो मृत्यु दर होती है, उसको 50% रिड्यूस करना है, कम करना है, कब तक? 2020 तक। इसके बाद 2015 में जो है सड़क सुरक्षा पर दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन होता है, जिसका नाम है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2020 में इसी से संदर्भित तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन होता है, जिसको स्टॉकहोम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, है ना। तो इसको, इसके अंतर्गत टारगेट था कि 2030 तक जो भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु है, मृत्यु दर है, उसको 0 कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कि ये जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, उसकी पृष्ठभूमि में भारत का जो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है, उसके बारे में स्टेटमेंट बता रहे हैं कि ये एक सही कदम उठाया गया है। इसका जो इस कथन का क्रिटिकली जो है हमको यहाँ पर एनालाइज करना है, उसको समालोचनात्मक उसका विश्लेषण करना है। इसके बाद कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, बिल्कुल सिंपल है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है ना। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की अभी 6वीं उप राष्ट्रीय जो आपके सलाहकार है, उनकी बैठक हुई है संयुक्त रूप से। तो ये किससे रिलेटेड है? 2-4 कीवर्ड है, सीधे इसको समझ लीजिएगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी आएगी, इसमें टेररिज्म आएगा, ट्रैफिकिंग वगैरह आएगा, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो इनसे बचने के लिए एक तरीके से सिक्योरिटी ये आपका क्या हो गया? पैक्ट हो गया, है ना। तो इन सब जो आपकी यहाँ पर समस्याओं की चर्चा की गई है, जो आतंकवाद से रिलेटेड है, सुरक्षा से रिलेटेड है, तस्करी से रिलेटेड है, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए जो है यहाँ पर संकल्प लिया गया। इसी से संदर्भित ये आपका क्या है? फोरम भी है, जहां पर सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी को एनहांस करना जो है यहाँ पर प्रायोरिटी में रखा गया। अब ये जो कॉन्क्लेव है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ये ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है, जो 2011 में बनाया गया है ना। इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव से, मॉरिशस जो है चौथा इसका मेंबर बना है। बांग्लादेश और सेशल्स जो है इसके 2 ऑब्जर्वर नेशन भी हैं, ठीक है। इसमें जो है अभी हाल ही में इसके पहले भी जो है वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसके अंतर्गत अपने अनुभवों को साझा किया गया था कि किस तरीके से टेररिज्म और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए, है ना, और ऑर्गेनाइज क्राइम को कम किया जाए। तो इसको ऑर्गेनाइज किया था किसने? एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, जो इंडिया की है, अप्रैल 2022 में, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसके की पिलर्स क्या है ना। कुछ बेसिस होते हैं जिसमें कोई आपका कॉपरेशन किया जाता है, कोई भी फोरम जिसपे आगे चलकर रन होता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो आपका 5 जो है इसमें की पिलर्स थे कॉपरेशन के, जिसको आइडेंटिफाई किया गया। पहला, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा, टेररिज्म के खिलाफ जो है हम मिलके चले, एक दूसरे को सहयोग करें, समन्वय करें, आतंकवाद और कट्टरवाद का मुकाबला करना, है ना, रेडिकलाइजेशन भी उसी के अंतर्गत है। इसके बाद ट्रैफिकिंग को रोकना, ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वो संदर्भ इसमें, साइबर सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, है ना। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? जैसे हमारे बैंक वगैरह है ना। अब ये मान लीजिए कि जो बैंक है, अब ये भी सब ऑनलाइन हो गया है, सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध है। अब उसका सर्वर को कोई हैक कर दिया तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके फेलियर से पूरे देश को जो है वहां पर हानि हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो वही है आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास। इसके बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत इसके अंतर्गत है। तो अब ये जो देश है वो इन सब मुद्दों से निपटने के लिए किस तरीके से आगे चलेगी, किस तरीके से नई नई इनिशिएटिव्स लिए गए, इसी से संदर्भित यहाँ पर चर्चा हुई और उन पर जो है आगे चलने के लिए यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कॉपरेशन की जरूरत है। मान लीजिए कोई भी आपका आतंकवाद से रिलेटेड कृत्य है तो उनकी जांच करना, उनसे संदर्भित अभियोजन वगैरह चल रहा है, तो उसमें ये जो सदस्य है, पर्यवेक्षक देश है, एक दूसरे को सहयोग करे, समन्वय करे, इसी पर जो है जोर दिया गया है। अब प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सीधी बात है कि जो यहाँ पर मुख्य सुरक्षा उत्तरदायित्व निभाने के लिए भारत को जो है एक प्रायोरिटी में रख के देखा जा सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर ज्यादा समावेशी और सहयोग, जो आपका सहयोगात्मक दृष्टिकोण है उसको रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो स्टेटस है प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर का, है ना, वो क्या है? हमेशा जो है यहाँ पर एक्सेप्टेड नेबरहुड पॉलिसी हमारी, है ना, जो हमारे पड़ोस को हम हमेशा प्राथमिकता में रहते हैं। कारण क्या है? आप एक बात समझिएगा, आपका पड़ोस अगर सुरक्षित है तभी आप सुरक्षित है। जहां पर आप रहते हैं अगल बगल आपके अगर विरोधी रहने लग जाए, आपके ऊपर हमला करने वाले लोग रह जाए, तो क्या होगा? आप खुद भी अनसिक्योर हो जाओगे। यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में हमने जो है अपने जो भी हमारी लैंड बाउंड्री से लगने वाले देश हैं, चाहे आपके
किससे, पानी के थ्रू हमारी बाउंड्री से लगने वाले जो भी हमारे देश है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा उनको हम असिस्टेंस देते हैं, चाहे मानवीय सहायता हो, है ना, चाहे किस तरीके की सहायता हो, हम वहां पर उनको प्रोवाइड करते हैं, किसी को पानी दे रहे तो किसी को खाना दे रहे, लगातार, है ना। अब ये जो यहाँ पर पसंदीदा सुरक्षा भागीदार का जो आपका स्टेटस होता है ना, नेबरहुड के लिए, है ना, वो वहां पर ट्रस्ट पर वो आपका बेस्ड है, सीधी बात है, कोई भी जो आपके दो संबंध होते हैं वो ट्रस्ट पर बेस्ड होते हैं। अब ये विश्वास के कैसे स्तर होते हैं, इसमें कौन कौन से कारक होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला पोजीशन की बात करेंगे, मिलिट्री कैपेबिलिटी, जो आपका रिस्पॉन्ड कर सके जब कोई भी आपका ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां पर हमको शीघ्र वहां पर प्रतिक्रिया देना है, सिक्योरिटी से संदर्भित मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर स्विफ्ट रिस्पॉन्ड करना, है ना, उसके लिए स्थापित सैन्य क्षमता। दूसरा, अनइक्विवोकल एश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है, सुरक्षा सहायता के लिए स्पष्ट जो है आश्वासन। इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा प्राथमिकताएं जो है उनको स्वीकार करना, फिर उनको वहां पर समायोजित करना सुरक्षा भागीदारों के लिए, है ना, विविध जो है वहां पर सुरक्षा प्राथमिकताएं हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी बताना कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस तरीके से फेवरेबल है ना, कि आपने पास में जो है क्या किया है, किस तरीके से यहाँ पर निष्पादन किया, उसके रिकॉर्ड, तो ये सब बेसिक्स होते हैं, उसके आधार पर फिर पसंदीदा सुरक्षा भागीदार की बात की जाती है। तो इसके लिए भारत जो है बिल्कुल उपयुक्त है, बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो है पसंदीदा सुरक्षा भागीदार बनने की भारत की आकांक्षा है, तो उसी के संदर्भ में बताया जा रहा है। उसके पीछे कई सारे तर्क है। पहली चीज ये कि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है भारत का इंडियन ओशियन के संदर्भ में स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एडवांटेज भारत को मिलता है, पहली चीज, है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ मिलिट्री के डोमेन में देख लीजिए, चाहे इकोनॉमिक डोमेन में देख लीजिए, चाहे आपका पॉपुलेशन के डोमेन में देख लीजिए, मतलब ह्यूमंस की पॉपुलेशन के संदर्भ में, तो इसके संदर्भ में भी भारत इसका सशक्त क्या है, दावेदार है ना। तो यहाँ पर जो है हम वहां पर यहाँ पर हम किस तरीके से जो है नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, है ना, कोलंबस सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो भारत यहाँ पर नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके बाद आपको पता है कि आर्थिक और सुरक्षा सहयोग जो है ये इतना आवश्यक है इस क्षेत्र में, साउथ ईस्ट एशिया में, या साउथ एशिया की बात करें दक्षिण एशिया में, तो यहाँ पर ऐसे मैकेनिज्म की आवश्यकता वैसे भी है, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, लगातार चाइना का एग्रेसिव राइज है, आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, अफगानिस्तान में भी समस्या बनी हुई, तो ये जो है आपका कोर आपका पॉइंट है जो पूरे विश्व की नजर में है। तो यहाँ पर सुरक्षा हमेशा ही एक चुनौती का यह संदर्भ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके के मजबूत क्षेत्रीय तंत्र को बनाकर आर्थिक और सुरक्षा सहयोग और समन्वय स्थापित करना आवश्यक है देशों के बीच में, है ना। ये हमेशा से चुनौती भी रहा है इस क्षेत्र के लिए। अब यहाँ पर जैसे बायलैटरल इशू है इंडिया पाकिस्तान, उसके कारण पूरा जो सार्क है उसकी प्रासंगिकता पर जो है, उसकी इंपॉर्टेंस पर जो है वहां पर क्या लगने लगा, क्वेश्चन मार्क लगने लगा। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में लगातार यहाँ पर क्या चल रहा है, क्लासेस चल रहे हैं, पाकिस्तान वहां से टेररिज्म को क्या करता है, सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो उसके कारण इनस्टेबिलिटी होता है भारत से लगे हुए क्षेत्रों में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर अंदर वाले क्षेत्रों में भी भारत के अंदर, और भारत के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी समस्याएं बनी रहती है, चाहे इंसर्जेंसी ले लीजिए, इंटरनेशनल जो इंटरनल आपका क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया, है ना। तो उसके कारण जैसे सार्क जैसे जो आपके संगठन बने तो उनके औचित्य पर ही सवाल उठने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसको हम वहां से दोहन कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये भी है कि जैसे भारत की जो सैन्य क्षमता है उसके बारे में पूरा विश्व जानता है कि हम बहुत ही ज्यादा सशक्त है इस संदर्भ में, ठीक। उसके बाद हमारा जो अनइक्विवोकल रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, इसके संदर्भ में, सहयोग के संदर्भ में बात करें कि जो हमारे पड़ोसी राज्य है, जो पड़ोसी देश है, उनको हम हमेशा जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी सहयोग करते रहते हैं। तो चाहे मिलिट्री डोमेन ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक, चाहे ह्यूमन रिसोर्स, इसके लिए जो है नेबर्स के संदर्भ में जो है भारत जो है यहाँ पर क्या है, प्राथमिकता वाले देशों में शामिल है। तो भारत की दावेदारी यहाँ पर कि जो है हमको जो है यहाँ पर बनाया जा सकता है, ठीक है। सीधी बात है, क्या बनाया जा सकता है, प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के संदर्भ में जो है यहाँ पर बात की जा रही है। और मैरीटाइम नेबर्स की बात करें, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स है, इस पे जो है आपका सेपरेट क्वेश्चन बनना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं पर, और सेपरेट भी बन जाए तो 2-4 पॉइंट से लिखना है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बस ये याद रखिएगा आप। तो आप वैसे ही सारे पॉइंट यहाँ पर ओवरलैपिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं कि इलुसिडेट करना है यहाँ पर भारत के रोल को एज प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर, कहां पर, इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि पीस और सिक्योरिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सके,
ठीक है। तो विश्व शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक है, नॉर्मल सा ये आपका क्वेश्चन है, लिख के बताइएगा जरूर। इसके बाद नेक्स्ट फेज की ओर चलेंगे जो हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू जो है राज्यसभा से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा ट्रू है। तो आर्टिकल 79 में संसद की बात किया गया है, 80 में लोकसभा है, 81 में आपका राज्यसभा। ऐसा है क्या, बताइए जरा। मैंने जो बताया सही है? नहीं, राज्यसभा आपका अपर हाउस है। तो याद रखिएगा कि 80 में आपका पहले राज्यसभा की बात आएगी, बाद में लोकसभा की बात आएगी, है ना। कई बार मैंने आपको डिक्टेट किया, बताइएगा कमेंट बॉक्स में राज्यसभा का जो आपका संदर्भित राज्यसभा के गठन की बात की गई कौन सा आर्टिकल है आपका, और आपके लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है। बिल्कुल वहां पर भी नेशनल लेवल पे बनाया गया, अपर हाउस है, इसलिए पहले आर्टिकल आपका लोकसभा का नहीं राज्यसभा का आएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 3 अप्रैल 1952 को, बिल्कुल ठीक है। इसका पहला सेशन जो आपका आयोजित किया गया 13 मई 1952 को। और इसके बाद आर्टिकल 312, जब हम आर्टिकल 249 की बात करते हैं 312 की, तो यहाँ पे बोलते हैं कि राज्यसभा को जो है कैसी पावर्स दी गई है। यहाँ पर जो उनको पावर्स दी गई है वो बहुत ज्यादा उनको शक्तिशाली बनाया गया है, उनकी पावर्स को वहां पर रिस्पेक्ट किया गया है, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन में बोलते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा के कंपैरिजन में कम जो है यहाँ पर अधिकार दिए गए। तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके सृजन के लिए जो है राज्यसभा पहल कर सकती है ना। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भित है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संदर्भित है। ठीक है, उसके लिए राज्यसभा को अधिकृत किया गया आर्टिकल 312। इसके बाद जो लास्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ये परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए हर दूसरे साल 1/3 जो मेंबर होते हैं वो अपने आप रिटायर होते हैं, और वहां पर वो जो है उनकी जगह जो उनकी रिक्तता है उनकी भी पूर्ति होती रहती है। ठीक, तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सही ही यहाँ पर हमको आंसर बताना था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है शेरपा से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है, बताना कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो पहला ये कि फॉर्मर जो नीति आयोग के सीईओ है हमारे अमिताभ कांत जी, उनको पिक किया गया है इंडिया के न्यू शेरपा के रूप में G20 में, बिल्कुल ठीक बात है। और शेरपा जो है आपका G8 G20 की भांति ही शेरपा G8 जो है, समझिएगा शेरपा क्या है, तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज के लीडर के रूप में जो आपका इंटरनेशनल समिट वगैरह होती है, मीटिंग्स होती है G8 और G20 में, तो उसमें जो है इनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पर रखा जाता है ना, शेरपा याद रखेगा। अब ये आपका ओनली 1 शेरपा पर समिट फॉर ईच मेंबर कंट्री, तो सभी जो सदस्य राष्ट्र है उनके लिए केवल एक शेरपा को जो है नियुक्त करना यहाँ पर क्या किया गया है, प्राधिकृत किया गया है। तो ये तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट ये है कि जो शेरपा होता है वो इंगेज होता है प्लानिंग में, नेगोशिएशन में, इंप्लीमेंटेशन में, जो भी समिट में टास्क वगैरह होते हैं। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अब पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर, आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।